हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव मॉक जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट 10 के नाम से। ठीक है जी। तो आप सबको पता होगा कि इनकी एक सीरीज चल रही है अल्टीमेट लाइव टेस्ट की। ठीक है। जिसका ये आज 10वां मॉक टेस्ट है। ठीक है। इससे पहले के भी हमने 3 से 4, आई थिंक सारे तो नहीं कर पाए थे हम, बट 4-5 मॉक टेस्ट जो है वो हमने इसके सॉल्व किए हुए हैं पहले भी। ठीक है। तो इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो जाके। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें सारे मॉक टेस्ट की वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। ठीक है। तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उस प्ले लिस्ट से इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट रहे हैं उनके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। ठीक है जी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई कि अभी डेट जो एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है आपकी। ठीक है। आप सबको पता चल चुका होगा, है ना। मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी आपको बता दिया था। ठीक है। सारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो भी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स थे ना, उन सभी की डेट आ चुकी है। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से लग जाओ, आपके पास 1 महीने से भी कम का टाइम है। ठीक है। तो 20 दिन मान के चलो बढ़िया तरीके से। अब लास्ट के अपने जो 20 दिन है बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन प्लस मॉक में लगा दो अच्छे तरीके से। ठीक है। तो इसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट 10। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट्स आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए भाई, आज शुरू हो चुका है। आप सबको पता है कि अब आपके जो 4 सेक्शन है वो डिवाइड होके आएंगे ना, जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। ये चारों सेक्शन डिवाइड होके आएंगे। आपका एडिक्विटी पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट आएगा। और सॉरी, मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, एग्जाम एडिक्विटी ले रही है तो इस वजह से ऐसा पैटर्न आपको कुछ दिखाई देगा, है ना। तो अब देखो, क्योंकि 90 मिनट होते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। ठीक है। अब आप जिस मर्जी सेक्शन से आप शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। मैं इसको सीक्वेंस से ऐसे ही लेके चलूंगा, है ना, जीके जीएस के साथ। बाकी आप अपनी एक अप्रोच बनाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना, सॉरी। तो उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करना, पहले आपको कौन कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद कौन सा, ऐसे करके। अभी हम क्या है, शुरुआत से लेके चलेंगे। पहले पहले पार्ट ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक है। क्योंकि टाइम का कोई इशू है नहीं, आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना और उसके हिसाब से ही एग्जाम में करना है जाके। ठीक है। मॉक टेस्ट में भी उसी हिसाब से करना। ठीक है। मैं पहले वाले पार्ट से ही शुरू करता हूँ। अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लेना। हम हिंदी में सॉल्यूशन देखेंगे यार। सॉरी। चलिए। दम में हुए एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए अंडर 18 महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक किसने जीता है? देखो यार, करंट अफेयर ना मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे करंट अफेयर का 0% आइडिया है। तो इसलिए मैं उसको स्किप करके ही चलूंगा, करंट अफेयर्स को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया है भाई? उद्घाटन, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखना कि देहरादून में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी जी। देखो, क्योंकि देहरादून में हुए तो या तो पुष्कर सिंह धामी करेंगे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अनुराग ठाकुर और द्रौपदी मुर्मू जी का तो सवाल पैदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मुर्मू जी के साथ मोदी जी भी हैं। तो इन दोनों में से एक हो सकता है। मोदी जी का सवाल तो कुछ पैदा नहीं होता, आई थिंक उन्होंने ना किया हो। बट क्योंकि मोदी जी हर जगह उद्घाटन उद्घाटन करने वही चले जाते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, तो हो सकता है मोदी जी हों। बट क्योंकि करंट अफेयर का मुझे उतना आइडिया है नहीं, पुष्कर सिंह धामी होने चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री, आई थिंक, है ना। ठीक है।
बाकी देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्घाटन विश्व पिकबॉल लीग WPL चैंपियनशिप में फाइनल में पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराकर किस टीम ने जीत हासिल की है? तो अगेन भाई ये WPL चल रहा है, पिक बॉल लीग कुछ, ठीक है। तो इसमें कौन जीता है कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मैं मोस्टली स्किप ही करूँगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है ना। अगर कोई लगेगा कि जिस पे आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो उसको करेंगे, ठीक है। फरवरी 2025 में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पा मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित किया गया? सूरजकुंड शिल्पा मेला, तो भाई कहाँ पे आयोजित किया गया होगा? पता नहीं कहाँ पे किया गया होगा, बट गुड़गांव थोड़ा सा फेमस जगह है तो शायद वहाँ पे किया गया हो। आई एम नॉट श्योर बट अटेम्प्ट करेंगे इसको, है ना, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित दलित चेतना कार्यक्रम किस संगठन ने आयोजित किया था? ये अभी किसी मॉक में आया था, आई थिंक ग्रुप डी के मॉक में आया था। ये हमने गलत किया था ना उस वक्त, ये किया था साहित्य अकादमी ने, और हमने शायद उस वक्त संस्कृति मंत्रालय लगाया था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित होने वाली पहली पुर्तगाली भाषा की फिल्म बनी? अगेन भाई कोई आइडिया नहीं है इसका, बेफिजुल में सोचना ही बेकार है। आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में आप देखना चाहते हो इंग्लिश में देख सकते हो। भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया दिशा निर्देश के अनुसार नाबालिगों के स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की नई आयु घोषित घोषित आयु क्या है? नाबालिगों के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते संचालित करने की नई घोषित आयु क्या है? तो अभी कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं क्या, आई थिंक। यार कुछ आइडिया है नहीं करंट अफेयर्स का। नाबालिगों के लिए स्वतंत्र रूप से, तो 15-16 तो कम से कम होना चाहिए, तो 16 होनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इन्होंने सारे क्वेश्चन शुरू में ना, क्वेश्चन सारे करंट अफेयर के दे दिए हैं, जैसा कि पिछले मॉक में भी ये ट्रेंड रहा है। शुरू के 10-11 सवाल ऐसे आएंगे, उसके बाद आसान सवाल भी आएंगे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार और प्रदर्शनी में राष्ट्रीय युवा खेल में लेखक मेला 2024-25 का उद्घाटन किसने किया? लेखक मेला उद्घाटन कौन करेगा? स्मृति ईरानी का क्या मतलब है उद्घाटन करने का? लेखक मेला बड़े लेखक ने किया हो क्या पता, आई एम नॉट श्योर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स की भी करेंगे आगे, और सवाल आसान आसान मिलेंगे आपको, है ना, पॉलिटिकल, पॉलिटी के और इसके ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब मिलेंगे आपको। ACI द्वारा ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम रिकॉग्निशन किस हवाई अड्डे को मिला है? प्लेटिनम किसको मिला है भाई? प्लेटिनम, प्लेटिनम रिकॉग्निशन बेंगलोर को मिला हो शायद, साउथ में भाई थोड़ा सा ये हल्का फुल्का डेवलप ज़्यादा होगा। आई एम नॉट श्योर, अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, ये सब मैं आप बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लगा के सोच के लगा दिए मैंने, 2-4 क्वेश्चन जो भी लगाए, ठीक है। कुछ पता है नहीं मेरे को करंट अफेयर का। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? ये तो सबको ही पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, 2 से हल्का सा ज़्यादा है, 2.2, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए आपको, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं और कर्मचारी अनुभव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड किस कंपनी ने जीता? स्टार्टेक इंडिया, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी। तो हो सकता है टाटा ने जीता हो, बाकी तो इन्फोसिस भी ठीक ही कंपनी है। मुझे पता नहीं है इसके बारे में, बट थोड़ा सा लगा ही देते हैं, एक दो तुक्का तो चलते हैं, ठीक है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि 1037 है, ठीक है। ये कहाँ पर है? पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा है, UT में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कोई डिस्कस कर रहा था, DSSS में पूछा भी गया सेम क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। देखा, अब आसान क्वेश्चन सारे हैं ना, पहले करंट अफेयर क्या भर दिए इन्होंने बेकार बेकार से क्वेश्चंस, अब इजी क्वेश्चन सारे,
ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है क्या बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति आपके प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि के क्षेत्र में हुई थी हरित क्रांति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की प्रमुख आवश्यकता क्या थी? फसल उगाने की पुरानी पद्धति का उपयोग, पुरानी तो नहीं करनी थी उपयोग पद्धति, पानी की अनियमित आपूर्ति का उपयोग, स्थानीय बीजों का उपयोग नहीं, हाई यील्ड बीज HYV वैरायटी यूज की गई थी, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग ज़्यादा इसमें करना था आपको। ठीक है। इसकी विशेषता यही थी हरित क्रांति में, आपको जो बीज यूज किए गए थे उसमें ज़्यादातर आपको उर्वरकों का ज़्यादा यूज करना था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है ना। एक सेकंड, 9 दिसंबर को तो फर्स्ट बैठक हुई थी आई थिंक, तभी। अच्छा, तभी पेश किया था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट करना यार। ठीक है। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म देश में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक कौन थे? भरतनाट्यम शैली के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक कौन थे? निर्मला मेहता, टी बाला सरस्वती, विजयनी सतपथी, टी बाला सरस्वती। भरतनाट्यम शैली के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे। ये नाम आई थिंक लग रहा है ये शायद क्वेश्चन पहले आया था या PYQ का है। कुमुदिनी लाखिया, इस नाम के साथ मैं जाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। शायद ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया था या फिर ये कुछ किसी और क्वेश्चन का आंसर होगा, इसलिए मेरे दिमाग में आ रहा है। कौन से लोक देवता को ऊंट के देवता के रूप में पूछा जाता है? ऊंट के देवता कौन से आ गए भाई? अब नए नए तो नहीं है, खैर पुराने ही होंगे। देवता इतने सारे याद कैसे करेंगे? ऊंट के देवता भाई, ऊंटों के देवता। बाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी। हाँ भाई, नहीं पता यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवताओं पे तो रिस्क भी नहीं ले सकते ना। गलत गलत कर दिया तो नाराज हो जाएंगे यार। ठीक है। खैर मजाक कर रहा था भाई। दिल पे मत ले जाना, है ना। वायु वायुमंडल की वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? लगभग सभी बादल का क्या मतलब है भाई? बादल किस परत में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसीलिए एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर, है ना। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन ताप, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, लोकसभा का सदस्य ना रहने पर वह पद खाली कर देगा। बिल्कुल सही बात है। वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन है। इवन ऑप्शन भी सेम ही दे रखे हैं बार बार। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है, डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप निम्नलिखित में से किस नदी पर मसानजोर बांध पाएंगे? मसानजोर बांध किस नदी पर आप पाएंगे? स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, मयूराक्षसी कह रहा हूँ, मयूराक्षी, रूपनारायण, अजय। मसानजोर बांध कहाँ पर है भाई? नहीं पता, बाद में देख लेंगे, है ना। हीराकुंड बांध, ये तो काफी फेमस है, कहाँ पर है? महानदी पर है। ठीक है। उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डैश द्वारा डिजाइन किया गया था? ओपन हैंड स्मारक मैथिनोविकी, मैक्सवेल फ्राई, ली कोर्बुजी, अल्बर्ट मेयर। क्या क्या है भाई ये? हम्म, तो इसी के साथ चलते हैं यार, तुक्का लगाते हुए चलते हैं। वैसे तुक्के हमने काफ़ी सारे लगा दिए हैं इसमें, बट
देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आपके? भाग नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है। और टोटल कितने? 11 कर्तव्य हैं, जिसमें से 11वां जो है वो 2002 में शामिल किया गया था 86th अमेंडमेंट के साथ। ठीक है। बाकी ये याद रखना कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, इसमें से शायद 5 ही माने गए थे, आई थिंक दूसरे बाकी ऐड किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित पवित्र स्थलों में से कौन सा 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया है? 2002 में विश्व धरोहर स्थल बना। कपिलवस्तु में महापरिनिर्वाण मंदिर, सांची में बौद्ध स्मारक, सारनाथ में धमेक स्तूप, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। 2002 में यूनेस्को, ये PYQ का क्वेश्चन है आई थिंक, ये शायद CGL में आया था आई थिंक। यूनेस्को धरोहर स्थल में आई थिंक महाबोधि मंदिर परिसर, आई थिंक बोध गया का। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? बाह्यतम परपटी है ना, भूपरपटी, उसके नीचे मेंटल, फिर क्रोड। ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गरीबी रेखा गरीबी को निम्नलिखित आधार पर मापती है? केवल व्यय, आय स्तर या साक्षरता, केवल बचत, आय स्तर और भोग स्तर। ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर मापा जाता है गरीबी को। ठीक है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। आई थिंक 1975 के आसपास आया था ये। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है ना, तो यहाँ ये उसमें ही आ जाएगा। ठीक है। पहले ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चीज़ें आप 5 ईयर प्लान पढ़ते हो ना, पंचवर्षीय योजना, उसमें आपको एक एक योजना को अलग से पढ़ते वक्त लिखना पड़ेगा कि इस पंचवर्षीय योजना में ये था, इसमें ये था। ठीक है। कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य न्यायाधीश हैं? सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे YV चंद्रचूड़, है ना। VY नहीं है ये वो वाले चंद्रचूड़ नहीं है जो अभी थे, ये दूसरे चंद्रचूड़ है, ये पहले ही पूछा जा चुका है। ये काफ़ी दिनों तक आई थिंक, ये शायद 6-7 साल तक रहे थे, आई थिंक, आई एम नॉट, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ये काफ़ी टाइम तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र डैश को दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो किसको त्याग पत्र देता है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स राष्ट्रों में शामिल नहीं है? BRICS। ठीक है। बी से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, आई से इटली गलत हो जाएगा, चाइना तो सही है। ठीक है। आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करता है वो कौन सा जीवाणु है, ये बताना है आपको। ठीक है। तो आप सबको पता होगा ये दाल वाल जो होती है ना, उनकी जड़ों में जो रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है। तो कौन होता है? राइजोबियम, दालों की जड़ों में पाया जाता है ना, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है। और एजोटोबैक्टर भी करता है भाई। बेसिलस तो नहीं करता। कौन सा एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मुक्त जीवित, आई थिंक राइजोबियम ही होना चाहिए ना, दालों की जड़ों में पाया जाता है ये। लेकिन ये एजोटोबैक्टर भी होता है। मुक्त जीवित की बात चल रही है तो शायद ये जड़ों में होता हो तो ये मुक्त जीवित हो, आई एम नॉट श्योर बट चलो सी के साथ ही जाते हैं ना, इसको देखेंगे ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की? एक बीजपत्री बीज अधिक उपज देने वाली किस्म, बीजपत्री कम उपज देने वाली, जो अधिक उपज देने वाले HYV। ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे वो हमने यूज़ किए थे हरित क्रांति के दौरान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की शारीरिक संरचना से संबंधित है? शारीरिक संरचना मानव नेत्र की आइरिस, ये बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है भाई। अरे यार, एक सेकेंड।
आइरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी। जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? जब किसी व्यक्ति का आई ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आंख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। रेटिना, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। पता नहीं भाई यार, इसके बारे में तो यार देखना पड़ेगा। दो जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय जल पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। सहजीवी की बात हो रही है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का भोजन वगैरह ये सब। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, छठी क्लास का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? कार्बन का हीरा सबसे कठोर पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारावी सॉरी धारा धारावी बोल रहा हूँ। धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? परिनालिका के अक्ष के समानांतर, परिनालिका की अक्ष के लंबवत, धारा की दिशा के समांतर, परिनालिका के व्यास के समांतर। नहीं पता, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। एक सेकेंड यार, क्या हो जा रहा है बार बार, एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 110 मीटर की बाधा हर्डल दौड़ में उड़ानों की संख्या क्या है? हर्डल दौड़ आप समझते हैं ना, ऐसे उड़ उड़ के जाते हैं ऐसे बीच बीच में से। 110 मीटर में होते हैं आपके कितने हर्डल्स होते हैं? 10 हर्डल्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इसके बारे में, सुना होगा तो। इवन गेम अगर खेला होगा आपने तो होता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार डैश होता है। बास्केटबॉल कोर्ट का आकार आयताकार होगा भी, और कैसा होता है? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डैश थे जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनकी रचना के लिए सम्मानित किया गया था। ये शायद पहले आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक। कंदन करुणई में उनकी रचना के लिए सम्मानित किया गया था। केवी महादेवन, विद्यासागर देव, कार्तिक राजा। आई थिंक केवी महादेवन इसका सही आंसर था। ये पहले भी आया है शायद क्वेश्चन, मॉक में आया या कहाँ मैंने देखा, ये सेम क्वेश्चन आया पहले ही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान बने? तो बॉक्सिंग डे टेस्ट आपको पता है कब? 26 दिसंबर से शुरू होने वाला मैच होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। कहाँ पे? मेलबर्न में, ठीक है। दो टेस्ट में जीते थे, आई थिंक विराट कोहली जी ने जीते थे। इस काफी उसमें रहा भी था, सुना होगा आपने। कामसले निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? काफी बार पूछा गया, बहुत फेमस, बहुत इजी, ठीक है। कामसले कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। जग लगी कुनीता जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है। बसवन्ना भाई, बसवन्ना कहाँ के? बसवन्ना तो कर्नाटक से थे ना, कर्नाटक से रिलेटेड है ना बसवन्ना। जग लगी कुनीता का तो आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, खैर श्योर का क्या मतलब है। बसवन्ना लेकिन कर्नाटक से संबंधित है तो बसवन्ना यही होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, देख लेंगे चलो इसको भी। उरुश्रृंगा और अंटार किस वास्तुकला की विशेषता है? उरुश्रृंगा और अंटार। उरुश्रृंगा और अंटार, नहीं पता यार, नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। बेफिजुल का बहुत क्वेश्चंस में हमने तुक्का लगाया यार, गलत ज़्यादा ही होंगे शायद। भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद बाघ अभयारण्य स्थित है? सफेद बाघ अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? आई थिंक बाघ वगैरह के लिए तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा होना चाहिए। सफेद बाघ यही यहाँ पे ज़्यादातर हैं तो मध्य प्रदेश ही होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इसमें भी यार। काफ़ी ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन ज़्यादा है, अजीब नहीं मतलब, अजीब तो अजीब नहीं कह सकते, थोड़ा ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा है, स्पेशली करंट अफेयर से ज़्यादा लिंक है मोस्टली क्वेश्चंस। विश्व मुख्यालय वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन और आकलन करता है उसका
वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, इन्होंने पहले ही लिख दिया। ठीक है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में है। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है अपने, कालिदास जी। कालिदास जी ने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। तो भाई इसमें हमने 40 अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब देखते हैं हमसे कितने सही होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजनिंग पे आ चुके हैं आप। ठीक है। तो ये रेशियो है, इसका सेम रेशियो बताना क्या होगा। ठीक है। ए से सी, ए बी सी +2, एफ से एच, एफ जी एच +2, के एल एम टी यू वी, तो एम और वी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है। अरे हो जा क्लिक भाई, आगे बढ़ते हैं। 16 128 24 क्या, 16 8 128, 24 8 8 चौक 32, 8 16 17 18 19। 192 ऑप्शन में नहीं है, 192। 16 में 8 की मल्टीप्लाई क्यों की है हमने, इसका आधा हो गया। 24 में इसके आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288। क्या किया है, 16 8 128, 16 में 8 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि 16 का आधा है, यानी उसके आधे से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 में इसके आधे से यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस समूह से संबंधित नहीं, यानी कि ऑड वन आउट आपको छांटना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, बीच में डैश दे रखा है, यानी कि एक एक करके इससे 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 ऐसे कनेक्शन चेक करना है आपको। ठीक है। तो चेक करो भाई, एल से ओ, एल एम एन ओ +3, एस से एच, एस से एच नहीं हो सकता, डी से डब्ल्यू। एस और एच एक दूसरे का अपोजिट है, डी और डब्ल्यू एक दूसरे का अपोजिट है, एम और एन भी अपोजिट है, और एल और ओ भी अपोजिट है। यानी कि इसमें तो अपोजिट अपोजिट दे रखा है पहले। ओ का अपोजिट एल है, ठीक है। एच का अपोजिट एस है, ठीक है। एच का अपोजिट एस है, ठीक है। ओ का अपोजिट एल है, ठीक है। यू का अपोजिट ई है क्या, यू का अपोजिट क्या होता है, आपको अपोजिट पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, तो टी यू, 21 में 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अपोजिट पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, 27 बना देंगे टोटल। ठीक है। मतलब आपने जैसे 11 है, 11 क्या होता है, के होता है, के का अपोजिट आपको पता लगाना है, तो 11 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, 11 में 16 जोड़ दो। 70 में 17 वाला मत जो, 70 में क्या जोड़े, 17 वाला नहीं है ये। ठीक है। वो केवल बाबा जी कर सकते हैं। 11 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, यानी किसी भी अल्फ़ाबेट में क्या जोड़ना है कि 27 बन जाए, वो इसका अपोजिट होता है। ठीक है। 21 है यू, यू होता है 21, तो 21 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए, तो ये हो जाएगा भाई 21 में 6 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एफ। तो यू का अपोजिट एफ ई होना चाहिए था, एफ होना चाहिए था। क्या पता एक एक कम दे रखा हो, यहाँ पे देखो आई का अपोजिट आर होता है, ए का अपोजिट जेड, यू का एफ, देखो यहाँ पे सही दे रखा है ना। यानी कि पहले वाले में एक अपोजिट नहीं है, बाकी सब अपोजिट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है भाई जो अक्षर युग्म है, जो एक भिन्न अक्षर शब्द या युग्म है। अच्छा, ये सीरीज है, इसमें से कोई एक बताना है आपको जो अलग हो। ठीक है। 75 से 114 प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। देखो पहले पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस। इट मीन्स, सॉरी, इट मीन्स कि प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक सीरीज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले प्लस हुआ फिर माइनस, फिर प्लस हुआ फिर माइनस होना चाहिए था, प्लस ऐसे होना चाहिए था। तो आई थिंक ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये एक सीरीज नहीं है, ये अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, इनमें से एक ऑड वन आउट आपको छांटना है। आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे, ये आपके अप्रोच में शामिल होना चाहिए कि आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए। खैर अब पहले आंसर देख लेते हैं, क्या पता इससे ना निकले फिर आपको कि ये तो अप्रोच में और माइनस हो गया। 75, 114, 77, 143, 152, 173। सबसे पहले अगर देखें आप तो ऑड इवन, अगर आप प्राइम नंबर्स चेक करें, 5 से कट रहा है, 2 से, 7 से, ये किससे कटेगा, 3 और 1 4 और 1 4, 11 से, 2 से, ये किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 7, 11 से भी नहीं कटेगा,
13, 17, 19, 21। नहीं, 21 तो प्राइम नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, 21 से भी नहीं कटेगा ये। 23, 23, 23, 23, 23 से भी नहीं कटेगा। तो ये प्राइम नंबर है। इट मीन्स कि अब देखो, अब बता देता हूँ अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। कि जब आपको ऐसे नंबर्स एक साथ दिखाई दें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी टाइम लगाते हो आप इसमें बहुत ज़्यादा, है ना। क्या होता है कि इसमें हमें लगता है कि एक सीरीज़ है ये, और इस सीरीज़ में एक गलत दिया हुआ है। बट इसने क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करना है जो एक भिन्न शब्द अक्षर या अक्षर युग्म है। ठीक है। इसने बोला है कि ऑड वन आउट छांटना है इसमें से। यहाँ पे अगर उसने लिखा होता है कि एक सीरीज़ में से वो पद बताना है जो गलत है, अगर इसने लिखा होता है कि सीरीज में से एक पद बताओ जो गलत है, तो आप समझते हैं इसको सीरीज। जब आपसे ऐसे ऐसे पूछा जाए कि एक भिन्न शब्द या अक्षर युग्म बताना है आपको, ठीक है, पेयर बताना है कौन सा ऑड वन है, ठीक है, तो इसको आपको अलग अलग इंडिविजुअली देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या चेक करेंगे आप, सबसे पहले तो ऑड इवन और प्राइम नंबर्स में ही चेक करेंगे। उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल, कि सारे मान लो 11 11 के मल्टीपल होते, कोई एक नहीं होता। ठीक है। या फिर सबको सम करके देखते आप, तो सबका सम सेम होता, किसी एक का अलग होता। अभी तो यहाँ पे मेरे को ये प्राइम नंबर दिख रहा है, बाकी सब नहीं है। ठीक है। तो 173 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयतों की संख्या ज्ञात करनी है भाई इसमें। आयत आयत आयत, देखो एक तो ये बड़ा वाला, एक ये दो। ठीक है। 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। अभी इनमें ही गिन लेते हैं। 7 के बाद एक ये 8, एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11। ठीक है। 11 हो गए। अब अंदर वाले में देखो, एक ये 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। एक ये 17, एक ये 18, एक ये 19, एक ये 20। और 20 से ज़्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड पानी पी लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। कहाँ है पानी, ये रहा। चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देख लेते हैं। एक के विपरीत, यानी कि एक के अपोजिट क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें और क्या है, 4 5 है, और 4 5 कहीं और है क्या, देखो 4 5 यहाँ पे भी है। जब दो चीज़ें कॉमन हो, यहाँ पे भी 4 5 है, यहाँ पे भी 4 5 है, तो जो बचे हुए होते हैं दोनों में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि एक के अपोजिट दो होगा। ठीक है। बेसिक सी चीज़, अगर मान लो कि आपको एक के अपोजिट बताना है और दो कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं आप, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी। तो जो कॉमन है उसको लिख लिया करो, फिर क्लॉकवाइज घुमाया करो। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद एक आएगा, फिर एक के बाद 5 आएगा। यहाँ से घूमो क्लॉकवाइज, 4 के बाद 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3 आएगा। तो एक के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3, और जो बचेगा वो 4 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए डाइस के क्वेश्चंस के लिए। चलो, ये बताना है किसमें भाई ये वाली आकृति, इसमें दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये तो वैसे भी ऐसे उठा हुआ दिखना चाहिए ना, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे है क्या, ऐसे होना चाहिए था, नहीं ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में देखो भाई, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है क्या? थर्ड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाला है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देख लें एक बार, फोर्थ ऑप्शन में नीचे नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, देखो, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक बार ऐसे मोड़ा और फिर ऐसे मोड़ दिया। जैसे मोड़ा ना वैसे ही खोल दो, जैसे इसने ऊपर की तरफ मोड़ा है तो ऐसे इधर की तरफ खोलेंगे और ये मिरर इमेज बनेगी। फिर ऐसे खोलेंगे तो सामने मिरर इमेज बनेगी। तो मिरर इमेज चेक करनी, एक बार ऐसे खोल के मिरर इमेज चेक करो। देखो ये सीधे सीधे मिरर इमेज नहीं हो सकती, है ना।
ऊपर करेंगे इसको, ऑप्शंस चेक करेंगे ना मिरर इमेज के। देखो ये मिरर इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सामने तो इसके सामने आना चाहिए था। ठीक है, ये भी मिरर इमेज नहीं हो सकती। थर्ड और फोर्थ को देख लेते हैं हम। थर्ड और फोर्थ में मिरर इमेज हो सकती है क्या? देखो ये मिरर इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सामने देखो ये मिरर इमेज है ना, इसके सामने ये है और इसके पीछे ये है। ठीक है, इसको मिरर इमेज कहते हैं। ये सामने सामने सेम होना चाहिए था, तो मिरर इमेज केवल एक ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज चेक करनी है आपको पेपर पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर इमेज आपको देखना है भाई, क्या बताना है वाटर इमेज में। तो देखो सबसे पहले तो नीचे यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो होना चाहिए। दो दिख रहा है आपको? ठीक है, बट ये ऐसे करके ऐसे है, तो ये तो देखो छोटा सा ही, यहाँ पे ही नहीं हो सकता। दो है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है। बिल्कुल सेम सा लग रहा है सेकंड वाला। और देख लेते हैं बाकी। थर्ड और फोर्थ, थर्ड में भी छोटा सा दे रखा है, फोर्थ में दो नहीं दे रखा। इट मीन्स कि जो सेकंड वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाटर इमेज आपको देखनी है। ठीक है, वाटर इमेज। तो सबसे पहले पी है, पी देखेंगे तो नीचे उल्टा हो जाएगा, पी सीधा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन से चेक करते हुए चलो। यहाँ पे एल है, एल एल चेक की मत करो, ए चेक मत करो, एन एन एन। देखो एन क्या है, यहाँ पे दोनों उल्टा है, यहाँ पे सीधा है। एन देखो कैसा बना हुआ है, तो मेरे जो वाटर इमेज है इसमें सीधा नहीं बनेगा, इसमें उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर ई और फिर टी। टी यहाँ पे सीधा है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ लो भाई इसको, जिसको पढ़ना है। ठीक है, वह संख्या क्या है जो ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को दर्शाती है जो महिला नहीं है? देखो ग्रामीण ईमानदार प्रबंधक, प्रबंधक, ईमानदार, महिला, ग्रामीण, और महिला नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि तीनों होने चाहिए, महिला नहीं होनी चाहिए। तो एक बार महिला चेक करो डायरेक्ट कि महिला क्या है। आयत महिलाओं को दर्शाता है, तो केवल आयत को हटा दो, बाकी तीनों को ले लो। ये आयत है, इसको हटा दो, बाकी तीनों किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो वो संख्या क्या है, 13 है, जो बाकी सब है बट आयत नहीं है। तो 13 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्या बोला इसने, क्रिकेट, एथलीट और खेल। क्रिकेट, एथलीट और खेल। एथलेटिक्स होता तो खेल, क्रिकेट और एथलेटिक्स दोनों हो जाते, बट यहाँ पे एथलीट है, एथलीट। तो क्रिकेट जो है वो तो एक गेम के अंदर आ जाएगा, और एथलीट अलग से आना चाहिए। ठीक है, देखें ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, 5 पंजे 25, 8 पंजे 40 नहीं है। और क्या हो सकता है, 25, 30, 40, 5, 45, 44 और एक 45, 19, 20, 30, 38 और एक 39। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आई थिंक बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। सबको तीनों को जोड़ के +1 कर दिया। यहाँ पे देखो 40, 50, 60, 70, चार 74 में +1 करेंगे 75। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मगरमच्छ जलीय जंतु हैं, और तो नीचे ऑप्शंस नहीं है ना इसके। ठीक है, सभी मगरमच्छ जलीय जंतु हैं। ठीक है, कुछ मगरमच्छ घड़ियाल हैं, तो इनमें से कुछ मगरमच्छ जो घड़ियाल है। ठीक है, कुछ घड़ियाल जीव जलीय जंतु हैं क्या? बिल्कुल ये वाले जलीय जंतु हैं। ठीक है, सभी घड़ियाल जलीय जंतु हैं या नहीं? थोड़े से घड़ियाल हैं, तो सेकंड वाला गलत हो जाए। कुछ जलीय जंतु घड़ियाल हैं क्या? बिल्कुल कुछ जलीय जंतु घड़ियाल हैं, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन एक निश्चित तरीके से समान है, तो उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें ऑड वन आउट आपको छांटना है। तो जब ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हो आपको, सारे ऑप्शंस में सेम ही है, तो आपको चेक करना है कि सभी में सेम सेम एलिमेंट है क्या। देखो ट्रायंगल्स चार हैं इसमें, इसमें भी चार है। आमने सामने आमने सामने आमने सामने चार ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें आमने सामने नहीं है, बट इसमें भी आमने सामने नहीं है, बट हैं चार ही ट्रायंगल्स। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, इसमें प्लस, इसमें इंटू, प्लस इंटू, प्लस इंटू, प्लस इंटू, प्लस इंटू दे रखा है। ठीक है,
ये दो स्क्वायर्स, एक ऐसे एक ऐसे, दो स्क्वायर्स दोनों में ऐसे और ऐसे, ठीक है। दो स्क्वायर्स और दोनों में सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दो स्क्वायर्स और दोनों में सेम डायरेक्शन में, ये देखो दोनों में सेम डायरेक्शन में हो रखा है स्क्वायर्स में, इसमें भी। बट जो पहला वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन से, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, सिंपल। तीन एलिमेंट थे, वही चेक करने थे आपको। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे चार बॉक्स है, फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, देखो मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई हुई है। ये आपको खुद से आती है, ठीक है, प्रैक्टिस से आती है। ये मैंने कहीं से, मैंने कहीं से सुनी नहीं है। बट जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको खुद से चीज़ें पता लगने लगती हैं, ठीक है। कैसे, कि देखो यहाँ पे पांच एलिमेंट्स हैं। जैसे ही मैंने पांच एलिमेंट्स देखे, मेरे तुरंत मैंने आपको ये चीज़ बता दी पहले ही, देखो वही होगा 100%। कि फर्स्ट ये एक छोड़ के एक सीरीज लगेगी, मोस्ट प्रोबेबली 99.99% केसेस में एक छोड़ के एक सीरीज की पहचान कैसे करनी है, कि बॉक्सेस तो या तो पांच हो, पांच बॉक्सेस होने चाहिए, प्लस ये एलिमेंट्स ना पांच होते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे अजीब अजीब से पांच एलिमेंट्स होंगे। जब भी बीच वाला एलिमेंट नहीं होता ना, चार चार एलिमेंट होते, तो इस एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होता है कि सिंगल सीरीज चलती है। बट जब पांच एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है, और पांच बॉक्स हो जाए, तो इसमें 99% केसेस में क्या होगा, आपकी डबल सीरीज चलती है। तो इसमें आपको सेकंड और फोर्थ का कुछ काम ही नहीं है। फर्स्ट से थर्ड वाले में देखो क्या चेंज हुआ, फिर थर्ड से फिफ्थ वाला बना दो आप। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो फर्स्ट से थर्ड पे आया मैं, अब थर्ड से फिफ्थ पे जाना, तो जो चेंजेस यहाँ से आने में हुए, वही चेंज यहाँ से होंगे, यहाँ से यहाँ पे आने में होंगे। देखो जैसे बीच में यहाँ पे क्या आया, यहाँ से आने पे बीच में क्या आ गया, ये आ गया, यानी कि ऊपर वाली चीज़ बीच में आ गई। तो ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है, ये बीच में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे है क्या, नहीं, यहाँ पे है क्या, बिल्कुल सेकंड वाले ऑप्शन में है, थर्ड वाले में है, फोर्थ में है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों में है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ चल रहे थे हम, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, बीच में। अब देखो यहाँ से यहाँ पे जब हम आए थे, तो ये बीच वाला कहाँ चला गया, तो ऊपर चला गया था। यहाँ से आएंगे तो ये वाला बीच वाला भी ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे ये खाली बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, इसको मिटाता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही देख लेते हैं ऊपर बॉक्स कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ में है। देखो यहाँ पे ऊपर बॉक्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। केवल थर्ड और फोर्थ बचे। अब थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस देख लो किस चीज़ का है, डिफरेंस यहाँ की चीज़ का, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, तो लास्ट में क्या आएगा ये देखना है हमें बस। यानी कि यहाँ पे कोने में क्या आएगा ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये यहाँ तक, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। कोने में क्या आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ जाने में चेक करो क्या, यहाँ पे ये चीज़ आई थी कोने में। ये चीज़ कोने में कैसे, जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे रही, यानी कि यहाँ पे भी यही चीज़ रहेगी। तो लास्ट के दो ऑप्शन बचे थे, लास्ट के दो ऑप्शन में ये वाली चीज़ यहाँ पे है ना, देखो ये वाला ऑप्शन फोर्थ जो है, इसमें ये चीज़ यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत टफ क्वेश्चंस में आते हैं अगर बच्चों को नहीं पता तो। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बता दी, उसको आप याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है उसको। फ्रंट को ये लिखा था, इसको ये लिखा था, इसको क्या लिखा जाएगा, देखो सबसे पहले तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, FRIEND, ठीक है। आठ छः चौदह, चौदह और दस चौबीस, तेईस और पाँच अट्ठाईस, अट्ठाईस और चार बत्तीस और चार छत्तीस, तीन चार पाँच, छप्पन को लिखा गया भाई 86। तो छप्पन में प्लस किया गया है 30। अब ये 30 क्यों प्लस किया गया है, या तो 30 ही प्लस किया जाएगा, या फिर क्यों, तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः अल्फ़ाबेट है, तो छः पंजे 30। अब यहाँ पे चेक करते हैं 62, इसको कहा गया, तो और ICK, 18, 20, 21, 22, दो तीन चार, 42, 42 में कितना प्लस किया गया, 42 में प्लस किया गया 20। इट मीन्स ये तो तय है कि सब में 30 प्लस नहीं किया जा रहा है, 20 क्यों प्लस किया जा रहा है इसमें, एक दो तीन चार, तो चार पंजे 20, ठीक है। जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें पाँच की मल्टीप्लाई करके और एक्स्ट्रा प्लस कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, इसको आपको बताना है क्या होगा, तो FRECKLE, ठीक है। आठ छः चौदह, चौदह और पाँच उन्नीस, बीस तीन तेईस, चौबीस पच्चीस और पाँच 30, तीन चार पाँच छः, 60, ठीक है। 60 में क्या जोड़ा जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात,
तो 7 पंजे 35, तो 60 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 95। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना कहती है सुधीर मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मीना कहती है सुधीर, मीना कह रही है, मीना कह रही है कि सुधीर मेरे ससुर, तो मेरे मीना के ससुर यानी कि मीना के कोई पति होंगे और उनके भी कोई पिता होंगे। मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, तो मेरे ससुर के इकलौते पुत्र मेरे पति हो गए। का पुत्र है, तो इनका पुत्र यानी कि मेरा भी पुत्र है। मीना से किस प्रकार संबंधित है, तो मीना का क्या हो जाएगा? वो पुत्र हो जाएगा। सिंपल, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए। जब एक संख्या स्वयं एक संख्या जब स्वयं में 4 गुना जोड़ दी जाती है तो वह अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर हो जाती है। पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर हो जाती है, संख्या बतानी है। एक संख्या जब स्वयं में 4 गुना जोड़ दी जाती है, तो एक कोई संख्या थी, उसमें उसका 4 गुना जोड़ दिया, तो अब वो अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर हो जाती है। पूर्ववर्ती तो यार इंग्लिश में पढ़ो यार, पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर, यानी कि इसका मतलब होता है कि जितना पहले था उससे पहले। मैं वही कह रहा कि पूर्ववर्ती हिंदी में मेरे को लग रहा है कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिया इन्होंने हिंदी में। पूर्ववर्ती का मतलब है यहाँ पे कि अगर वो पहले 5 थी तो उससे पहले 4 होगा, इसके पूर्ववर्ती। ठीक है, ठीक है। एक संख्या में 4 गुना जोड़ दिए जाते हैं तो वह अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से चलो खत्म खेल। ठीक है, हमने माना कि भाई 2 था, 2 में उसका 4 गुना जोड़ दिया, स्वयं में 4 गुना जोड़ दिया। जब एक संख्या जब स्वयं में 4 गुना जोड़ दी जाती है तो इसका 4 गुना जोड़ दिया 8, तो ये 10 हो गई। तो अपने पूर्ववर्ती के 10 गुना के बराबर, यानी कि 2 के पूर्ववर्ती 1 हो गया, तो 1 के 10 गुना के बराबर है। बिल्कुल सही, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ पाए बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वाला सवाल, डिक्शनरी वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करिए। 1 2 2 2, तो एक और 2 में से पहले क्या आ गया? देखो, PST PSTI PSTILEN STIL STIC, तो पहले 2 आएगा, सी और एल में से सी आएगा पहले, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 है, फिर यहाँ 4 और 5, तो 4 और 5 में से चेक करो पहले क्या आएगा? PESTIL PESTIF, तो सॉरी, STILF FGHIJKL, तो एफ पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा 4 से, तो ये ऑप्शन भी खत्म। अब 3 और 4 में से चेक करो पहले क्या आएगा? PSTIL PSALEN सी और टी, तो सी और टी में से पहले क्या आएगा? सी आएगा, तो 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। ठीक है, तो 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है। रजत वरुण का इकलौता पुत्र है। रजत का पुत्र निशांत है। मुकेश का रजत से क्या संबंध है? देखो भाई, मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है। मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है। वरुण की पुत्री का पुत्र कौन है? मुकेश है। ठीक है, रजत वरुण का इकलौता पुत्र है, तो वरुण की पुत्री है, तो रजत इनका इकलौता पुत्र हो गया। ठीक है, रजत का पुत्र निशांत है। रजत का पुत्र है कोई एक, निशांत ये पुत्र है। ये कौन था भाई? मुकेश वरुण की पुत्री का पुत्र है, तो मुकेश पुत्र है। ठीक है, रजत का पुत्र निशांत है। ठीक है, मुकेश का रजत से क्या संबंध है? मुकेश कौन है ये? रजत से क्या संबंध है? इनकी माता के भाई, यानी कि मामा लगेंगे, तो मामा भांजा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? एम है। डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? डी है। टी के की पत्नी है। के और टी दिख रहे हैं? नहीं। के एम का पिता है, तो एम का पिता कौन है? के, और के की पत्नी कौन है? टी। ठीक है, बी टी से किस प्रकार संबंधित है? टी से किस प्रकार संबंधित है बी? तो बी के बारे में दे नहीं रखा ना, एम बी का भाई है, डी बी का भाई है, टी के की पत्नी है, तो बी या तो प्लस या माइनस एक होगा, तो टी का बेटा या बेटी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका दिया नहीं है ना मैं कि लड़का है या लड़की है, तो बी क्या है? या तो बेटा या बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो 31 + 6 37 और +4 41।
31, 37, 41, 43, 53, 59। देखो जैसी अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक से चीज़ों को किया है तो 31, 37, 41, 43 जैसे ही आपको ये 37, 41, 43 दिखते हो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि प्राइम नंबर्स है। आ रहा है दिमाग में? जैसे ही आपको पता लगा कि 37, 41 और 43 ये प्राइम नंबर्स होते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था। जैसे मैंने चेक किया है इसमें प्लस माइनस कर रहा था मैं, बट मैंने तुरंत छोड़ के जैसे ही मैंने 37, 41, 43 देखा तभी मेरे दिमाग में आया कि ये प्राइम नंबर्स हो सकते हैं और ये सारे भी प्राइम नंबर्स ही हैं। तो ये एक के बाद एक ही प्राइम नंबर आ रहे हैं ना। हाँ, 41 के बाद 43, 43 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 47। तो भाई 47 वेट कुड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्राइम नंबर्स की सीरीज थी वो, है ना। यहाँ पे क्या है भाई, इससे ये तो बढ़ रहा है मामला। कितना हो रहा है? डिफरेंस देख लेते हैं ना। डिफरेंस से मोस्टली 99% केसेस में क्वेश्चंस होते हैं। तो 12 में से 4 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 3 गया 3। तो 398 प्लस किया है। उसके बाद 722, 1200, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 7 और 4 11, तो 478। यहाँ पे कितना प्लस किया जाए? यहाँ पे कितना आ जाएगा ये? 398 में प्लस किया कितना? 478 हो गया। 478, 398, 0, 8, 80 प्लस किया है ना। तो 80 प्लस किया। यहाँ पे भी अगर 80 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 478 और 80, 8, 8, 7, 15, 4, 1, 5, 558 इसमें प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर 558 प्लस करते हैं तो 12, 5, 1758 होना चाहिए। और 1758 नहीं है, 1764 है और 1736 है। अब क्योंकि सीरीज आगे बढ़ रही है तेजी से, ठीक है। अब देखो या तो 1764 या तो 1736 होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे +80 क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा प्लस कर दिया हो। एक बार मान लेते हैं कि यहाँ पे 1764 हो। मान लेते हैं ना अभी के लिए फ़िलहाल कि यहाँ पे 1764 हो। तो कितना प्लस किया हमने? 12, 5, तो 564 प्लस किया इसमें हमने, है ना। तो 564 प्लस किया 478। तो 14 में से 8 गया 6, 15 में 7 गया, सॉरी हाँ 15 बचा ना, 15, 7, 8, 7, 15। तो यहाँ पे 86 प्लस कर दिया, यानी कि +6 कर दिया। तो आगे भी +6 यानी कि 92 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 9 से 15, 656। तो 656 564 में प्लस करते हैं कितना? 6, 4, 10, 6, 5, 11 और 1, 12, 6 और 6, 12। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा। क्या किया मैंने ये? 86 प्लस किया, इसमें ही आया। ठीक है, 8 से 14, 8, 7, 15, 16, 5। ठीक है, 86 प्लस किया 8 और 6, सॉरी 80, 6, 92 प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाए? 4 और 2 6, 9 से 15, 656। तो 656 प्लस होगा किस में? यहाँ पे क्या हमने माना था? 1764 माना था ना। हमने माना था कि यहाँ पे 1764 हो जाए। तो 1764 अगर यहाँ पे है तो 1764 में 656 जोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे 1764 है तो 656 जोड़ेंगे। तो 6, 4, 10, 6, 7, 5, 12, 8, 6, 14, 2, 2420, बिल्कुल सही। यानी कि 1764 ही सही आंसर होगा इसका। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेंदी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा? ठीक है, सी से ई, फर्स्ट से फर्स्ट कर लेंगे। देखो CDE +2, ई से CDE -2, MNO +2, CDE -2, NOPRST HIJ CDEIJ K। तो +2 -2 चल रहा है तो +2 FGH। ए से माइनस करेंगे YZA तो Y आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। +2 TUV तो V आ जाएगा। -2 HFGH तो F आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। EFG और OPPQR तो P आएगा लास्ट में, ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, रीजनिंग भी हो गई। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस कर दिए हमने सारी। ठीक है, मैथ्स को देख लेते हैं भाई अब। एक समकोणीय त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः इतने और इतने हैं। कर्ण की लंबाई क्या है ये आपको बतानी है। समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, सॉरी लंब गुणा आधा, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये बराबर आपको कितना दे रखा है, 54। ठीक है, क्षेत्रफल। तो आधार गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, बराबर हो गया आपका 108। ठीक है, कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, परिमाप क्या है त्रिभुज का, 36, यानी कि बेस प्लस हाइट प्लस हाइपोटेनियस बराबर कितना, इसको कुछ और मान लो आप, कर्ण मान लो इसको, कि ये बराबर आपको दे रखा है 36। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो बी इंटू एच ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, एक सेकेंड, आधार गुणा ऊंचाई आपको दे रखा है ऐसे करके। बेसिक से नहीं करना है इसको, स्मार्टली करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ट्रिपलेट का यूज़ करो आप इसमें। ट्रिपलेट कैसे यूज़ करोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर आपको दे रखा है 54। अब देखो ट्रिपलेट्स देखो आप, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके ही अगर मैं मल्टीपल देखूं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का मल्टीपल होता है। हाइपोटेनियस बताना है, देखो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। अगर मैं यहाँ पे 3 और 4 रख देता हूँ, 4 × 3 = 12, यहाँ 6 आ जाएगा, और 6 निम 54 है, 6 निम 54। ये दो इधर ही ले आता हूँ ना मैं, 108, तो बी इंटू एच बराबर 108। बी इंटू एच 108 कब हो सकता है, जब 12 निम्मा 108 हो, 12 × 9 108 हो जाए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ट्रिपलेट बन सकती है क्या, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, तो हाइपोटेनिस हो गया 15, खत्म काम। समझ पाए बात को। मैंने यहाँ पे कहा कि आप बेसिक से जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको पता है बेस इंटू हाइट दे रखा है आपको, और समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ट्रिपलेट्स देखो आप। मैंने कहा बेस इंटू हाइट बराबर 108 कब हो सकता है, 12 निम्मा 108 होता है, और 12 और 9 का ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए कि 12 9 और 15, 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है। तो मैंने देखा 12 और 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 9 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो मैंने ट्रिपलेट बेसिक से भी बना के दिखा दिया आपको। ट्रिपलेट में जितने की मल्टीप्लाई एक में करोगे उतने की सब में कर दो, तो वो भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 15, इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 300 रुपये प्रति दर से 7 शर्ट खरीदता है, 450 रुपये प्रति दर से 2 पतलून, 500 रुपये प्रति दर से एक एक जोड़ी जूते खरीदता है। औसत व्यय प्रति वस्तु, औसत व्यय क्या है ये बताना है आपको, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं खरीद रहा है ये। 7 शर्ट खरीदी, 2 पतलून और एक जोड़ी जूते, यानी 7 2 9 और 1 10, टोटल 10 वस्तुएं खरीदी। और पैसा कितना गया, 7 प्रति दर, यानी 300 रुपये की एक शर्ट थी, 7 खरीदी तो 7 × 2100 रुपये खर्च कर दिए, प्लस 450 रुपये प्रति दर से 2 पतलून, यानी कि 900 रुपये खर्च कर दिए दो में, और एक जोड़ी 500 रुपये के जूते। तो कितना हो गया ये हो गया 3500 हो गया, बटे 10 करेंगे तो 350 इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इतने मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, अतिरिक्त कितना अतिरिक्त पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको 7:2 दे रखा है। बाद में मिलाना है क्या है आपको, पानी मिलाना है। ठीक है, दूध से तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो दूध उतना ही रहना चाहिए। मिक्सचर बनाना कितना है, 7:3। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन हो गए मिक्सचर का। कैसे, दूध के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, नहीं, दूध उतना का उतना ही है, बिल्कुल सही। पानी मिलाया कितना, 1 यूनिट एक्स्ट्रा पानी मिला दिया। पहले मिक्सचर कितना था, 9 यूनिट था। इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 729। 9 यूनिट की वैल्यू 729 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72, 9 एकम 9, 81 मिलीलीटर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो 1 यूनिट पानी हमने मिला दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपको। सबसे पहले का यानी ऑफ को सॉल्व करते हो आप। ठीक है,
तो का को सबसे पहले सॉल्व कर देंगे कि क्या हो जाएगा ये, 5 × 3/18, 5 × 3/6 माइनस, यहाँ पे ये 2 में आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 4 = 8 -का 4 इंटू 5 में से 3 गया -का 2 प्लस 3 इंटू नहीं है 3 -2 इंटू, इसको इंटू करेंगे 2 × 3 = 6 हो जाएगा 3, तो 2 × 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो 3 × 3 = 18, तो 5/6 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 = 8 प्लस 3 -4/3। ठीक है, 8 और 3 = 11 प्लस 5/6 -8/3। ठीक है, चलो 11 प्लस 5/6 और 8/3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -8 × 6 = 48/18, तो कितना बचा, 3 और 3/18 माइनस का 3 × 6 = 18, 3 × 3 तो -का 11/6, -का 11/6, तो 11 में से -का 11/6 गया, कितना बचा 66 -11/6, तो ये आपका 5 5 55/6 बचा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतने इतना का चतुर्थानुपाती बताना है। चतुर्थानुपाती मतलब कि फोर्थ नंबर पे, तो ये ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया, डी आपको बताना है। कैसे करते हो आप, 2 का रेशियो बराबर लास्ट के 2 का रेशियो, यानी कि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी रखना है आपको। तो ए रेशियो बी यानी कि 8/20 बराबर सी रेशियो डी यानी कि 5/डी, ये आपको बताना है, बस सिंपल सा है। ये 20 इधर ले जाओ इंटू में आ जाएगा, ये 8 इधर, डी इधर ले जाओ, यहाँ पे डी इसमें आ जाएगा, ये 20 इधर चला गया, डी इधर आ गया, ये 8 यहाँ से हट के डिवाइड में आ गया, ये डी हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 15 5 75/2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 37.5 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र यानी कंटेनर जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात इतना है को 20 पाई इकाई धारिता वाले बीकर की सहायता से खाली करना है। बीकर को बेलनाकार पात्र में कितनी बार पूरी तरह डुबाना पड़ेगा जिससे पूरी तरह से खाली हो जाए। आसान सा क्वेश्चन आई थिंक। ये कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक है, कोई पात्र है, इसमें से एक बीकर है, बीकर से खाली करना है इसको, तो कितने बीकर पानी भर भर के निकालना पड़ेगा जिससे कि पूरी तरह से खाली हो जाए। आपको पता है इसके अंदर जितना भी पानी होगा, ठीक है, यानी कि इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे इस एक बीकर के वॉल्यूम से, तो निकल आएगा हमारे पास इतने बीकर टोटल इसको भरने पड़ेंगे, है ना। तो भाई बड़े वाले बेलनाकार पात्र का वॉल्यूम निकाल लो आप। 40 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ये है 3:2। तो त्रिज्या कितनी है, 2 की वैल्यू तो 40 है भाई, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो 3:2 है भाई, त्रिज्या 2 रेशियो है यानी कि 40 है 2 की वैल्यू, एक्चुअली में त्रिज्या 40 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 40 है यानी कि 20 गुना है, इसकी 20 गुना हो जाएगी 20 × 60, ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई 60। ठीक है, तो h बराबर आ गई 60, r बराबर आ गई 40। ठीक है, तो ये बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, πr² पाई इंटू r² इंटू एच। ठीक है, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। एक बीकर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा टोटल कितने बीकर चाहिए इसको। पाई से तो पाई कैंसिल, 20 दूनी 40, 4 दूनी 8 × 48, तो 4800 बीकर्स चाहिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थान ए से बी तक जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है, टी आधी दूरी 20 मिनट में तय करता है। अगली आधी दूरी में उसकी गति कितनी होनी चाहिए ताकि ए से बी तक औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ए से बी तक जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है, टी आधी दूरी 20 मिनट में तय करता है, तो भाई ए से बी तक है, आधी दूरी 20 मिनट में यानी कि 25 किलोमीटर वो चल चुका, 25 किलोमीटर बचा, 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ये आधी दूरी इसने 20 मिनट में तय कर ली। ठीक है, अगली आधी दूरी उसकी गति कितनी होनी चाहिए, अगली आधी दूरी में उसकी गति कितनी होनी चाहिए ताकि ए से बी तक उसकी औसत गति, यानी ए से बी तक उसकी टोटल ओवरऑल गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, ठीक है, अगर उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस हिसाब से वो 50 किलोमीटर कितनी देर में चल सकता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 80 की स्पीड से वो 50 किलोमीटर कितनी देर में पूरा कर सकता है। तो मैंने कहा भाई 80 चलता है वो 80 किलोमीटर 60 मिनट में चलता है, 1 घंटे में। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ 50 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, तो बटे में 80। ठीक है, ये 1 किलोमीटर इतनी देर में चलता है,
मुझे इंटू 50 करना पड़ेगा 50 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ठीक है ना। ये 1 किलोमीटर की दूरी आ गई कि 1 किलोमीटर इतनी देर में चलता है, इंटू 50, 50 किलोमीटर इतनी देर में चलेगा। तो इससे ये खत्म। और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 तिया 75/2। ठीक है, 25 तिया 75 यानी कि 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 37.5 मिनट टोटल लगेंगे इसको, इस टोटल दूरी को तय करने में, 50 किलोमीटर दूरी को तय करने में इसको 37.5 मिनट्स लगेंगे, अगर उसकी स्पीड 80 रहेगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है कि भाई लगातार इसी स्पीड से चलता रहे, बेशक अलग अलग स्पीड से चल रहा है, बट एवरेज स्पीड का मतलब है कि लगातार इसी स्पीड से चले तो 80 की स्पीड से पहुंचेगा ये। हमने कहा कि अगर लगातार एक स्पीड से चलता है तो 50 किलोमीटर वो 80 की स्पीड से चलता है, तो 50 किलोमीटर ये 37.5 मिनट में चल सकता है। अब इसने कहा कि भाई पहले आधी दूरी 20 मिनट में तय कर चुका है, तो अगली आधी दूरी इसको 37.5 मिनट के लिए, मतलब 20 30 17.5 मिनट में तय करनी पड़ेगी ना आधी दूरी। तभी तो कुल मिला के 37.5 मिनट में कवर कर पाएगा इस पूरी दूरी को, तभी तो हम कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी एवरेज। तो अगली जो 25 मिनट ये किलोमीटर है, अगली 25 किलोमीटर इसको 17.5 मिनट में तय करनी पड़ेगी। तो 25 किलोमीटर 17.5 मिनट में तय करनी पड़ेगी। इट मीन्स उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? देखो 17.5 मिनट में 25 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना? 17.5/5, इसमें कर देंगे 1 मिनट में, इंटू 60 यानी 60 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। 60 मिनट में कितना चलेगा इसको आप स्पीड कहते हैं। तो ये पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो 25 × 150, 25 सत्ते 175, 10 रह गया ऊपर, तो 600/7। तो 7 8 56, 4 गया 7 5 35, 5 7 7 49। तो 87.5, 85.7, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। दुकानदार ए दुकान ए पर वस्तु पर दुकान ए एक वस्तु पर दो क्रमागत छूट 11% और 13% का प्रस्ताव देता है, जबकि दुकान बी समान वस्तु पर 24% की समान छूट देता है। बी समान वस्तु पर 24% की समान छूट देता है, खाली 24% की छूट दे रहा है, और ये दो क्रमागत छूट दे रहा है। कौन सी दुकान कम कीमत का प्रस्ताव देगा? कम कीमत का प्रस्ताव वो देगा जो अधिक छूट देगा, जो डिस्काउंट अधिक देगा वही तो कम कीमत का प्रस्ताव दे रहा है ना भाई। कोई 100 रुपए की चीज़ थी, एक दे रहा है 40% छूट यानी कि 60 रुपए में, एक दे रहा है 30% की छूट यानी कि 70 रुपए में। तो कम कीमत कौन दे रहा है? जो 40% की छूट दे रहा है, यानी कि जो छूट ज़्यादा दे रहा है, जो डिस्काउंट ज़्यादा दे रहा है वो कम कीमत दे रहा है। देखो ए देता है 11% और 13% के दो सक्सेसिव। ओवरऑल डिस्काउंट कैसे निकालते हो सक्सेसिव? आप x+y माइनस XY/100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो x+y, तो 11 + 13 -11 × 13/100। तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 13 × 13 एक 14, तो 1.43। यानी कि लो खत्म, यहीं पे सवाल खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति 24% दे रहा है, बी दुकानदार, और ये 24 से कम दे रहा है। भाई ये 24 से कम दे रहा है, ये 24 दे रहा है, तो जो 24% दे रहा है ज़्यादा छूट तो बी दे रहा है ना, तो बी ही कम प्राइस देगा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है। ठीक है, वह कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है, और शेष दूरी बाइक वह कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पैदल तय करता है, और शेष दूरी बाइक पर इतने की औसत चाल से तय करता है। व्यक्ति द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है, 4 घंटे में उसको 90 किलोमीटर तय करनी है, डिस्टेंस टोटल 90 किलोमीटर है, समय उसको चाहिए 4 घंटे। ठीक है जी, कुछ दूरी यानी कि 90 किलोमीटर में से कुछ दूरी वो इतने की चाल से चलता है पैदल। तो मैं मान लेता हूँ कि वो डिस्टेंस x जो है वो तय करता है भाई 15 की स्पीड से पैदल। ठीक है, ठीक है। और शेष दूरी यानी बाकी बची दूरी माइनस 90 - x। ठीक है, टोटल दूरी तो 90 है। ठीक है, समय इसको लग रहा है 4 घंटे, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी है x, चाल इसकी है 15 स्पीड, पहले 15 की स्पीड से तो जा रहा है वो पैदल। ठीक है, प्लस इस डिस्टेंस को वो 40 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे इतना टाइम लगा, यहाँ पे इतना टाइम लगा, टोटल ओवरऑल 4 घंटे लगेंगे, है ना। यहाँ पे इतना समय, यहाँ पे इतना समय, ओवरऑल 4 घंटे। ठीक है, चलो भाई इनका एलसीएम ले लो जल्दी से। 40 15, 4 × 8 = 4 × 12, 120, 15 × 8 = 120, x प्लस 4 × 12 = 9 × 27,
-3x बराबर 4। ये 120 यहाँ से उड़ा दो, यहाँ पे 12 चौक 48, 480। 8 में से 3 गया 5x बराबर 270। इसमें माइनस करो जल्दी से, 210। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10। तो x की वैल्यू यानी कि जो पैदल चल रहा है वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है। टैंक 24 मिनट में भर जाता है। तो पाइप क्यू को कब बंद किया गया था? देखो भाई, पी और क्यू है, इंडिविजुअली वो 32 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को खोल दिया और कुछ समय के बाद क्यू को बंद कर दिया। तो पहले इनकी एफिशिएंसी देख लो, 16 दूनी 32, 16 48, 2 और 3, 3 दूनी 6, 16 6 96। तो 48 दूनी और 32 दिया। ठीक है, ये पी की एफिशिएंसी है, क्यू की एफिशिएंसी है। ठीक है, दोनों पाइपों को खोल दिया एक साथ, कुछ समय बाद वो पाइप क्यू को बंद कर दिया। टैंक 24 मिनट में भर जाता है। टैंक कितने मिनट में भर रहा है? 24 मिनट में। तो क्यू को पूछ रहे हैं कितनी देर बाद बंद किया। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन का प्रयोग करिए, सबसे आसान है। कैसे? हमने माना कि क्यू कितनी देर बाद बंद किया गया, हमने माना कि 12 मिनट में बंद कर दिया होगा, चलो। तो हमने कहा अगर क्यू को 12 मिनट में बंद किया तो शुरुआत में दोनों पाइप खोले गए थे, तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे थे। 12 मिनट तक अगर इन्होंने काम किया था तो 60 काम कर चुके थे। बचा काम कितना था? 36 था। अब क्योंकि काम पूरा 24 मिनट में हुआ है तो 12 मिनट दोनों चले, अब अगले 12 मिनट जो है खाली पी चलेगा। क्यू को तो बंद कर दिया है। तो अगर 12 मिनट खाली पी चलता है तो पी कितना काम करता है? 1 मिनट में 3 काम करता है, 12 मिनट में 36 काम करेगा। इट मीन्स कि यहाँ तो पहले ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी अगर आप सारे ऑप्शंस लगा के देखोगे, जैसे पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, मैं सेकंड ऑप्शन को मानता हूँ कि भाई, एक सेकंड, यहाँ पे कितना काम था, मैं इसको सेकंड ऑप्शन को लगा के देखता हूँ। हालांकि पहला ऑप्शन तो करेक्ट आ ही चुका है, मैं आपको ऑप्शन पुट करना बता रहा हूँ कि अगर वो ए और बी 15 मिनट तक काम कर रहे थे तो 15 और 5 75, तो 75 यूनिट काम इन्होंने कर दिया था। 21 यूनिट काम बचा, 70 80 90। ठीक है, अब क्योंकि काम 24 मिनट में खत्म होना था, 15 मिनट तक मैं काम कर चुका था, तो अगले 9 मिनट तक काम होगा, कौन करेगा? क्यू को तो बंद कर दिया, पी करेगा। तो अगर पी 1 मिनट में 3 काम करता है तो 9 मिनट में 27 काम करेगा, पर काम तो 21 ही करना था। यानी कि ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पुट करके करिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? आपको काफ़ी सारी, अरे यार, काफ़ी कैलकुलेशंस आपको बचाया जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में इतना गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में समान ब्याज दर से, सेम इंटरेस्ट रेट से, समान राशि इतने गुना हो जाएगी? पहले 4 वर्षों में कितनी हो रही है राशि? 2 एकम 2 एक 3/2, यानी कि 2 से 3 हो जा रही है कितने वर्षों में? 4 साल में। ठीक है, अब कितनी हो जा रही है? 4 दूनी 8 और 1 9/4, यानी कि 4 से 9 हो जा रही है। 2 से 3 होने में भाई देखो 4 वर्ष लग रहे हैं, तो 4 से 9 होने में कितने वर्ष लगेंगे? देखो 2 और 3 का स्क्वायर है ये सेम, 2 और 3 का स्क्वायर कर दिया आपने तो टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 होने में 4 वर्ष लग रहे थे, तो जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो टाइम दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका क्यूब कर दोगे तो टाइम 3 गुना हो जाएगा। तो भाई मैंने इसमें 2 गुना कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 से 9 राशि कितनी देर में हो जाएगी, कितने टाइम में हो जाएगी? 4 दूनी 8 वर्षों में। समझ पाए बात को? 2 से 3 होने में 4 वर्ष लगे, 4 से 9 होने में कितना वर्ष लगेंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर है दोनों का, दो दो 2 और 3 का, तो टाइम डबल हो जाएगा। तो यानी कि 8 वर्षों में ये ऐसा हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बेसिक सा। 525 मीटर की दूरी से एक चोर पुलिसकर्मी को देखकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करने लगता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी का 2 गुना क्या है ये बताना है। अच्छा अच्छा, दूरी नहीं बतानी है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ने जितनी दूरी चली उसका दुगना बताना है। ठीक है भाई, अब देखो, चोर भागा तो वो 18 की स्पीड से भागा। ठीक है, उसके बाद जब वो 525 मीटर दौड़ चुका है, उसके बाद पुलिसकर्मी ने भागना शुरू किया 27 की स्पीड से। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस कितने का? 525 मीटर का। ठीक है, आपको पता है कि ये 27 की स्पीड से भाग रहा है या 18 की स्पीड से भाग रहा है। इट मीन्स 1 घंटे में ये 27 किलोमीटर भागेगा, ये 1 घंटे में 18 किलोमीटर भागेगा चोर। ठीक है, मतलब कि ये 60 मिनट में
पुलिस जो है वो इससे कितना ज़्यादा भाग जाएगा, 9 किलोमीटर, यानी कि 9,000 मीटर। ठीक है, मिनट है। मैं ये कह रहा हूँ कि 27 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, इसकी 18, यानी 1 घंटा अगर लगातार भागता है पुलिसकर्मी, तो वो इससे 9 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि 9,000 मीटर ज़्यादा भाग लेता है। बट इसको कितना भागना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 525 मीटर का। इट मीन्स कि अगर वो 9,000 मीटर 60 मिनट में कवर करता है, तो मुझे ये देखना है कि 525 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर करेगा। ठीक है, तो एक एक सेकेंड, ये 1 मीटर कितनी देर में करेगा, इसको देख लेते हैं। 60 बटा, अरे शांत हो जाओ। चलो भाई, थोड़ा शोर हो रहा था बाहर, मैंने आवाज़ मार के बोला भाई शांत हो जाओ। उल्टा मेरे को ही बोल दिया कि तू अपना काम कर। ठीक है। चलो। क्या बोल रहा था मैं अभी? 60 मिनट में यार सारा फ्लो टूट जाता है भाई। 525 मीटर कवर करना है, पर वो 60 मिनट में तो भाई 9,000 मीटर कवर करता है, तो 1 मीटर कवर करने में वो 60 बटा 9,000, 1 मीटर कवर करने में इतना टाइम लगेगा उसको। इंटू मुझे कितना कवर करना है, 525 मीटर कवर करना है। ठीक है, ठीक है। इससे ये खत्म, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 0। और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और 15 5 75, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि उसको 7/2 मिनट लगेंगे 525 मीटर कवर करने में। कितना मिनट लगेंगे? 7/2 मिनट लगेंगे कितने डिस्टेंस को कवर करने में? 525 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है जी, तो 7/2 मिनट लगेंगे इसको। और उसने पूछा है कि जितनी वो दूरी तय करता है उसको दुगना बताना है। पुलिसकर्मी जब 7.5 मिनट तक, सॉरी, 7/2 मिनट तक भागता है पुलिसकर्मी, तो वो पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी की स्पीड क्या है? 27 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में कितना भाग रहा है वो? 27,000 मीटर। उसको भागना कितने मिनट है? 7/2 मिनट। बट दुगनी दूरी बतानी है ना, तो डबल टाइम भगवा दो इसको, यानी 7 मिनट भगा दो। जितनी दूरी वो तय करेगा पकड़ने के लिए, उसका डबल भगा दो ना इसको। डबल ही तो बताना है डिस्टेंस। यानी 7 मिनट में कितना भागेगा, 1 मिनट में कितना भागेगा, बटा 60, इंटू 7 मिनट में इंटू 7। इससे ये खत्म। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 24, 3 6 पंजे 30, 0, 0 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 3150। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का योग कितना है? 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्रमशः इतनी और इतनी थी। अच्छा, 5 वर्ष पहले की आयु दे भी रखी है इनकी, तो ए और बी की वर्तमान आयु बतानी है। तो 5 वर्ष पहले ए की आयु जो है वो बी की आयु की 3 गुनी थी। तो ए की आयु और बी की आयु दे रखी है, ए की आयु बराबर थी बी की 3 गुनी। ठीक है, x - 5 बराबर 8 या 24, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 और 24 25, -3x। ठीक है, ये x इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा बराबर 260। तो 4 6 24, 4 पंजे 20, तो x की वैल्यू हो जाएगी 65। तो ये 5 वर्ष पहले थी इनकी आयु, x - 5। तो अभी फिलहाल तो इसकी आयु जो है वो 65 ही हो जाएगी, और दोनों की आयु का 90 है। तो एक की 65 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 65 25, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? भाई वैसे तो बैकग्राउंड नॉइज जो है मैं क्लियर कर दूंगा, बट अगर आ रही हो बाहर से आवाज़ तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, फिर दोबारा से बोलूँगा, मुझे ही शांत कर देंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, उनमें से कुल डाले गए मतों, क्या यार सवाल क्या था? दो उम्मीदवारों ने दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? आसान सा सवाल है, बहुत बेसिक सा। एक व्यक्ति ने 65% प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने? 35% प्राप्त किए। 420 मतों से विजयी हुआ, तो ये जो विजयी लड़का है ये कितने मतों से विजयी हुआ है? 30% वोट से विजयी हुआ है ना। इसको 35% मिले, इसको 65 मिले, तो इसको कितने ज़्यादा मिले इससे?
30% ज़्यादा मिले हैं, तो 30% वोट से विजयी हुआ है। और 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420। 1% की वैल्यू 30 बटा कर दिया इंटू 100, 100% की वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1400 जो है वो 100% की वैल्यू है। तो 1400 जो थे वो टोटल वोट्स थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के, ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ऐसे है ना, बहुत बार आ चुके हैं। जो क्षतिग्रस्त कुर्सी है ना, जो डैमेज्ड कुर्सी है, उसको सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य से 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे सौदे पर 35% का लाभ अर्जित करे? ठीक है, क्या क्या कहा इन्होंने कि 50,000 में 50 कुर्सी खरीदी इसने। ठीक है, 20 क्षतिग्रस्त, क्षति कह रहा हूँ, 20 क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचते हैं। तो सामान्य कुर्सियाँ कितनी बची? 50 में से 3 बची। तो हमने कहा कि जो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य है, वो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य एक्स या एस पी कुछ भी मान लो आप। ठीक है, एक्स एक्स मान लेते हैं। तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि 30 कुर्सियों को मैंने बेचा X रुपए में, पर कुर्सी की कीमत है। ठीक है, एक कुर्सी अगर X रुपए में बेच रहा है तो 30 कुर्सी इतने में बेच दी मैंने। ठीक है, प्लस अब मैंने जो बची हुई 20 कुर्सी थी, इनको मैंने सामान्य कुर्सी यानी कि एक्स, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य एक्स था, इसके 3/4 पर बेचा है। ठीक है, एक कुर्सी को मैंने सामान्य विक्रय मूल्य के 3/4 पे बेचा है। ठीक है, इनटू है तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, बराबर टोटल 35% का लाभ मुझे कमाना था, तो 50,000 रुपये की मेरे मेरे पास सामान था, इसका 35% लाभ पे बेचना है, यानी कि 135% पे टोटल मुझे बेचना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, ये 2 जीरो यहाँ से हट गई, ये 2 जीरो यहाँ से हट गई, यहाँ 2 जीरो बची बस। ठीक है, ये 4×5 = 20 यहाँ से हो गया, ये 30x हो गया, प्लस ये 5 दिया 15x हो गया, बराबर बच गया 500 गुना में 135। 30, 40, 45 यानी 45x बराबर हो गया आपका ये। इस 45 को यहाँ से ले जाना है बटे में, तो 500 गुना 135 बटे में 45। ये 45 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 4×3 = 12, 3 बार में, 3×5 = 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। यही पूछा आई थिंक कि सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य जो कि हमने x माना है वो कितना होना चाहिए? 1500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। कंप्यूटर पे आ गया, 10 मिनट बचे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। आई थिंक मैथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है क्योंकि बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाया है। निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल 2010 के संबंध में इनवैलिड डिक्लेरेशन है? टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। कैसे इनवैलिड होगा? इसमें भाई पूरा दे रखा है, वेडनेसडे September 7, इसमें पूरी डेट दे रखी है, इसमें पूरी डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, इसमें खाली टाइम दे रखा है। तो क्या गलत हो सकता है? ये हो सकता है गलत हो, बाकी सब में तो पूरी पूरी डेट दे रखी है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश विकल्प का उपयोग करके टेक्स्ट को एक सेल से कई पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। डैश का विकल्प उपयोग करके टेक्स्ट को एक सेल से कई पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है। मल्टी टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट। नहीं बता भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई कंप्यूटर वगैरह उतना रिवीजन नहीं हो रखा, उतना उतना पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो इसलिए एम एस एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल को एक सेल डैश द्वारा पहचाना जाता है। एम एस एक्सेल की वर्कशीट में प्रत्येक सेल को एक सेल डैश द्वारा, सेल कलर, साइज, राउंडिंग, रेफरेंस। सेल रेफरेंस होना चाहिए, तीनों ऑप्शन तो ठीक लग नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट इंटरनेट रिसोर्स जैसे वेब पेजों, न्यू ग्रुप्स, प्रोग्राम, इमेज आदि के विशाल डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी पता लगाने में मदद करता है? वेब सर्वर, डोमेन, सर्च इंजन, प्रोटोकॉल। सर्च इंजन ही तो पता लगाता है। ठीक है, www, वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर की मेमोरी पदानुक्रम में कैश मेमोरी का कार्य क्या है? कैश मेमोरी स्टोर करती है ताकि वो अच्छे से काम करे, डेटा और फाइल के स्थायी स्टोरेज प्रदान, स्थायी तो नहीं करती। अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्टोर करना ताकि सीपीयू तीव्र गति से एक्सेस करने में मदद करता है, कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब के द्वारा पेज ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, पेज लेआउट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी
करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो डैश की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो डैश की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं, अंतिम उपयोगकर्ता, प्रोग्रामर, ग्राहक, टीम लीडर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो डैश की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रोग्रामर, ग्राहक, अंतिम उपयोगकर्ता ही होता है ऐसे क्वेश्चंस में तो ज़्यादातर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। रिपीटर, बस, राउटर, फायरवॉल। राउटर डेटा पैकेट को भी आगे बढ़ाता है ना। वाईफाई वगैरह में भी तो राउटर यूज होता है, आपको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल किसी भी डिवाइस को डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए डोरा प्रक्रिया का उपयोग करता है? कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल किसी भी डिवाइस को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करता है? भाई डायनेमिक आईपी एड्रेस, डोरा प्रक्रिया। नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HTML की फुल फॉर्म बहुत आसान, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। काफ़ी आसान क्वेश्चन दे दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारे सेक्शन हो ही चुके हैं अपने जी के, जिसमें 41 अटेम्प्ट हमने किए हैं मैथ्स रीजनिंग में पूरे, मैथ्स में पूरे। कंप्यूटर में हमने 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, इनको भी कर ही दें क्या? एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन रह गया? सेकेंड वाला रह गया। MS एक्सेल में डैश विकल्प का उपयोग करके टेक्स्ट को एक सेल में कई पंक्तियों में प्रदर्शित किया था। मल्टी टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट। कई में क्या मल्टी टेक्स्ट होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रह गया हमारा? 9th। संकलन डोरा प्रक्रिया का उपयोग करता है। छोड़ो, इतनी बहुत है। एक क्वेश्चन इसमें रह गया, बाकी हमने कितने स्किप किए हैं? 9 यहाँ पे, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं भाई। ठीक है, बाकी टाइम हो चुका है काफ़ी सारा। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट, है ना। अरे भाई कहाँ पे आ गए हम? सबमिट कहाँ गया? ये रहा, सबमिट करते हैं इसको। चलिए, इसमें भाई हमारे 7 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। अब कौन से क्वेश्चंस गलत हुए देखना पड़ेगा। 83 हमारे करेक्ट हुए हैं। ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग मार्क्स इसमें हैं, स्किप हमने 10 किए हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी 80 प्लस तो मॉक में तो कम से कम इतना आपका टारगेट रहना चाहिए। बाकी तो क्योंकि आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस में से जीके जीएस में एसएससी का जो आजकल पैटर्न चल रहा है उसमें से भाई 20 प्लस तो करंट अफेयर ही देगी कम से कम, है ना। और उसमें मार्क्स लाना अच्छी चीज़ कह रहा हूँ अच्छी चीज़ मतलब आसान चीज़ तो नहीं है ना। तो एक एक्चुअल एग्जाम में 80 नंबर लाना इज़ अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, मैंने भी रिसेंट वाला एग्ज़ाम दिया था जो 2023 में हुआ था आई थिंक, है ना। उसमें मेरे रॉ मार्क्स आई थिंक 79 के आसपास थे। ठीक है, उसमें भी जी के जीएस में ही और कंप्यूटर में थे शायद। मतलब मैथ्स रीजनिंग तो फुल ही था, और जी के जीएस में आई थिंक कम थे। जी के जीएस में कम थे भाई, एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है मेरे को, बट होगा, पड़ा होगा, स्कोर कार्ड वगैरह देख लिया। खैर आप मेरे मार्क्स से क्या ही करोगे, छोड़ो उसको। ठीक है, बाकी 80 मार्क्स एग्जाम में लाना तो टफ टास्क हो जाता है जीके जीएस की वजह से, क्योंकि एग्जाम का लेवल और इसमें मॉक में अंतर होता है। कैसे? मॉक में रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के भी इवन रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कई बार चीज़ें रिपीटेड होने के कारण से आपको अच्छे मार्क्स हो जाते हैं, बट एक्चुअल एग्जाम में इतने नंबर लाना काफ़ी टफ टास्क होता है ना। बाकी मॉक में तो कोशिश आपकी 80 प्लस रहनी ही चाहिए कम से कम, है ना। बाकी एग्जाम में भी आपकी कोशिश 80 तक पहुंचने की रहनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी एक्चुअल एग्जाम में 75 प्लस भी हो जाते हैं रॉ मार्क्स, तो वो भी काफ़ी अच्छा मार्क्स माने जाते हैं अच्छे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल जो होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है और सारे लेवल निकाल देता है वो। ठीक है तो चलिए फिर, है ना। बाकी इसमें जो गलत क्वेश्चंस हुए जो हमने स्किप किए, इनकी जो जानकारी है आपको कैसे मिल जाएगी, एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा मैं अभी जस्ट, है ना, इसके बाद मॉक के बाद। अब जो भी होगा, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि फ़ोन में आपको पता चल जाते हैं इसके सॉल्यूशन, है ना। तो वहाँ से देख के मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा,
और वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं इसको, है ना, उस शॉर्ट्स का। जो शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कौन से हमने गलत किए, कौन से हमने स्किप किए, उसका सही आंसर क्या है, ठीक है। और उसकी शॉर्ट्स का वीडियो, जो शॉर्ट्स वीडियो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं उसका सही आंसर क्या है, ठीक है, और जो स्किप किए हैं उसका सही आंसर क्या है, ठीक है जी। तो चलिए फिर ये था आज का मॉक टेस्ट, है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आपका ऑलमोस्ट आ ही चुका है ना। तो लग जाओ अच्छे तरीके से। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।